प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हुई है, जिसका डिटेल्स एनालिसिस सेगमेंट वाइज मैं आप लोगों के बीच में लेकर आ रहा हूं। आज हम लोग इतिहास के प्रश्न देखेंगे। आगे चलकर इतिहास और दूसरे विषय अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, विज्ञान, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, सारे सेगमेंट प्रॉपर वे पर हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग इतिहास। पहला क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के बीच में, वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का गठन 1927 में हुआ और इसे एक अखिल भारतीय संगठन का रूप दिया गया। इसमें जो अखिल भारतीय संगठन दिया हुआ है बच्चों, ये रॉन्ग दिया हुआ, मतलब गलत है। अखिल भारतीय संगठन नहीं था। वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी कांग्रेस के अंतर्गत ही एक संगठन था। इसका गठन 1927 में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। और अगला ऑप्शन आप लोगों के बीच में, इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिसमें इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाना था। हमने आप लोगों को बताया कि इसका उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत काम करना था, इसलिए जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से केवल दो सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नारोजी ने की थी। कब की थी? 1866 में। अगला है नेशनल इंडियन एसोसिएशन। अब बच्चों बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। नेशनल इंडियन एसोसिएशन और एक इंडियन नेशनल एसोसिएशन है। नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1867 में की थी। मैरी कारपेंटर नामक एक ब्रिटिश महिला थी, इन्होंने। और कई सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को कर दिया है गलत, यानी कि 1876 कर दिया जब इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 1867 इसका ऑप्शन है। इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 में की थी आनंद मोहन बोस ने। किसने की थी? आनंद मोहन बोस ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1872 में। और अगला ऑप्शन है इंडियन एसोसिएशन, ये है नेशनल इंडियन एसोसिएशन वाला, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर करी थी 1876 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इन दोनों लोगों ने मिलकर के इसकी स्थापना करी थी 1876 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे, ये कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे। दादा भाई नारोजी भी कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे। लेकिन इन्होंने 1919 में कांग्रेस छोड़ दी थी। किस कारण से छोड़ दी थी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक सुधार आया था जिसका ये समर्थन कर रहे थे, लेकिन अन्य कांग्रेसी जो नेता थे वो उसका विरोध कर रहे थे। तो इस वजह से आपसी तालमेल नहीं बना कांग्रेस के नेताओं के बीच, इसलिए इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। शाही भारतीय नौसेना का जो विद्रोह था वो हुआ था 18 फरवरी 1946 में। कैबिनेट मिशन की जो घोषणा थी वो 19 फरवरी 1946 को हुई थी और ये मार्च में कैबिनेट मिशन आया था। कब आया था? मार्च में। अंतरिम सरकार का जो गठन था वो 2 सितंबर 1946 में। आप देखिए, एक ही ईयर की अलग अलग घटनाएं दे दी हैं। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। एक ही ईयर में आपको कई सारी घटनाएं लर्न करनी पड़ेंगी, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में आगमन, ये आया था 1912 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर किया। बिल्कुल सही ऑप्शन है ये, जस्टिस पार्टी ये एक गैर ब्राह्मणों वाली पार्टी थी, गैर ब्राह्मणों वाली। मद्रास प्रेसिडेंट के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। कब हुई थी स्थापना? 1916 में, 1916 में। इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसा कि मार्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया था। मार्ले मिंटो सुधार जो था उसने मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व दिया था। इसी तरह से जस्टिस पार्टी भी गैर ब्राह्मण, ब्राह्मण से अतिरिक्त जो लोग थे साउथ इंडियन में, उनके लिए यह पार्टी बनाई गई थी 1916 में। और 1920 में इसने कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव का बहिष्कार भी किया था। कांग्रेस के साथ चुनाव का बहिष्कार किया। तो इसमें जो दोनों ऑप्शन है वो दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विलियम एजे आर्कबोल्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? वे लाहौर कॉलेज के प्राचार्य थे, वे राजकीय कॉलेज ढाका के प्राचार्य थे, वे मेयर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद के प्राचार्य थे, वे एमओ कॉलेज अलीगढ़ के प्राचार्य थे। इसमें जो ऑप्शन है वे लाहौर कॉलेज के प्राचार्य थे, ये सही नहीं है। बाकी वो अन्य जगह के प्राचार्य रहे थे। लास्ट टाइम पर वो एमओ कॉलेज के अलीगढ़ के प्राचार्य बने थे, उससे पहले वो कैम्ब्रिज में प्राचार्य थे। उनकी नियुक्ति बाद में एमएओ कॉलेज अलीगढ़ में की गई थी। इसका ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें प्रारंभ से काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है वेल्लोर विद्रोह। वेल्लोर विद्रोह हुआ था 1806 में। नाना फडणवीस की मृत्यु हुई थी 1800 में। वेलेजली को वापस बुलाना, वेलेजली का काल जो था 1798 से बच्चों 1805 तक था, है ना। तो वेलेजली को वापस बुलाया गया था और इसकी जगह पर लॉर्ड कॉर्नवालिस को दोबारा से गवर्नर बनाया गया था बंगाल का। और कॉर्नवालिस को तो आप लोग जानते ही हैं, लोक सेवा का जनक माना जाता है उसको। तो ये तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि हम लोग लोक सेवा आयोग का ही पेपर सॉल्व कर रहे हैं। भले ही हम लोग स्टेट लोक सेवा आयोग का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन लोक सेवा का जो जनक है वो कॉर्नवालिस ही था। अगला एंग्लो नेपाली युद्ध, ये 1814 से 1816 तक चला था। और सुगौली की संधि, सुगौली की संधि से ये समाप्त हुआ था। तो हम लोग याद रखेंगे इसकी, नेपाल जो आंग्ल नेपाल युद्ध था वो सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था। चलिए, तो इसका ऑप्शन जो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले 1800 नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई, उसके बाद वेलेजली को वापस बुलाया गया 1805 में। उसके बाद एंग्लो नेपाली युद्ध 1814-1816। और उसके बाद वेल्लोर विद्रोह 1806। उसके बाद एंग्लो नेपाली युद्ध 1814 से 1816। तो 2, 3, 1, 4 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इधर आपको एक सूची दी हुई है, इधर दूसरी सूची दी हुई है, इधर विद्रोह दिए हुए हैं, उधर नेतृत्वकर्ता दिए हुए हैं। तो इसमें आपको विद्रोह दिए हुए हैं, नेतृत्वकर्ता दिए हुए हैं, आपको मिलान करना है। पाइका विद्रोह जो था वो जगबंधु विद्याधर महापात्र द्वारा किया गया था, पाइका विद्रोह। और ये कब किया गया था? 1817 में। कहां से? उड़ीसा से। बरेली विद्रोह मुफ्ती मोहम्मद एवाज द्वारा किया गया था। यह कब किया गया था? 1816 में। और क्यों किया गया था? क्योंकि एक अंग्रेजों ने टैक्स लगा रहे थे, उसके विरोध में मुफ्ती मोहम्मद एवाज ने यह विद्रोह किया था। मालाबार विद्रोह जो था वो
एडाचना कुंगन के द्वारा किया गया। दूसरे अन्य भी नेता थे, उसमें से एडाचना कुंगन एक थे, और ये 1921 में किया गया। सिलहट विद्रोह जो था वो 1781-82 में किया गया। कब किया गया? 1781-82 में राधा राम के द्वारा। अब आप इसमें देखिए कि अगर हम लोगों को एक पता है पाइका विद्रोह कब हुआ, कब किसने किया? जगबंधु विद्याधर महापात्र ने। तो हम लोग एलिमिनेट कर लेंगे कि ए का ऑप्शन 4 मिल रहा है, बाकी किसी में 4 ए में नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी ही सही होगा। क्योंकि क्या है ना, ये राधा राम का जो ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन भी लोक सेवा आयोग ने दिया हुआ है। एडाचना कुंगन जैसे अन्य कई नेताओं में से एक थे एडाचना कुंगन, और वैसे ही राधा राम का। तो जितनी भी बुक्स मैंने 2-4 बुक्स जो भी पढ़ी हैं उनमें मुझे कहीं भी इनका नाम इस तरह से मिल नहीं रहा था। तो एडाचना कुंगन अन्य नेताओं के साथ इन्होंने नेतृत्व किया था विद्रोह का, केवल एडाचना कुंगन ने नेतृत्व नहीं किया था, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा बी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। बिल्कुल सही बात है। जगदीशपुर में के जमींदार कुंवर सिंह ने बिहार में अंग्रेजों के विरुद्ध जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किया था। और ये क्रांति जो 1857 की हुई थी ये मेरठ से शुरू हुई थी, मेरठ से शुरू और ग्वालियर में खत्म। अगला है, लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता प्रदान की। बिल्कुल गलत है ये। लॉर्ड डलहौजी ने ही तो व्यवगत का सिद्धांत दिया था, इसके आधार पर उसने सतारा, जैतपुर, झांसी, अन्य जो राज्य थे उनकी संपत्ति जब्त कर ली थी, उनको हड़प कर लिया था। हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी लेकर आया था, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत है। तो इसका ऑप्शन जो इसमें पूछ रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में कौन से कथन सही है? तो इसमें केवल एक ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए। तो पहले दिया हुआ इत्सिंग, इत्सिंग कब आया था? इत्सिंग आया था हर्षवर्धन के काल के बाद। इत्सिंग आया था हर्षवर्धन के काल के बाद। अलबरूनी सबसे पहले आया था बच्चों। फायान, फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। कब आया था फायान? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 402 ईस्वी के। वेनसांग कब आया था? वेनसांग आया था हर्षवर्धन के काल में। वेनसांग आया था हर्षवर्धन के काल में, और अलबरूनी आया था महमूद गजनवी के काल में। तो हम लोग इसको पहले फायान आया, फिर वेनसांग आया, फिर इत्सिंग आया, फिर अलबरूनी आया, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखते हैं। दिया हुआ है, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया। बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित करना चाहता है। अब इसमें देखिए क्या होता है, जब भी हमें कारण और कथन वाले क्वेश्चन दिए होते हैं तो हमें उसमें दोनों ऑप्शन में क्यों की लगा के पढ़ लेना चाहिए एक बार। जैसे बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया क्योंकि वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित करना चाहता था। ऐसा नहीं है,
वह उसने संपूर्ण सत्ता अपने हाथों में ले ली, क्योंकि वो संपूर्ण राज्य को सुरक्षित करना चाहता था, केवल उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित नहीं करना चाहता था। इसलिए ऑप्शन जो इसका ए अभिकथन है वह ए और आर वह सही है, किंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी होगा। अब हम लोग थोड़ा बलबन के विषय में देख लेते हैं। बलबन जो था बलबन ने 1266 से 1286 तक शासन किया, और इसने इसकी दो चीजें हैं जो वनडे एग्जाम्स का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। इसने रक्त और लौ की नींव चलाई, और दूसरा इसने सिजदा और पैबोस प्रथा शुरू की। सिजदा और पैबोस आप लोग जानते होंगे, राजा के दरबार में जाके सर झुकाना और उसके पैरों को चूमना। इसने नवरोज का त्योहार भी शुरू किया था जो 9 दिन तक चलता है, और इसने रक्त और लौ की नीति शुरू की। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सहमत किया है अधिनियम 1851 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बंबई के एक पारसी सुधारक बैराम जी मालाबारी थे जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी। इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा ने समर्थन दिया था। तो इसका जो ऑप्शन है करेक्ट वो केवल एक है, केवल एक ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि बंबई के एक पारसी सुधारक थे जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी, और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा ने इसका समर्थन नहीं किया था। इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन और कारण हम पहले पढ़ लेते हैं। शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे। तो इसमें क्या है, दोनों बिल्कुल सही हैं। शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे। इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला है, अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ने धर्म की जो परिभाषा दी है वह राहुलवाद सूत्र से ली गई है। बिल्कुल सही, राहुलवाद सूत्र से ली गई अशोक की धर्म की परिभाषा किमचा धम्मा, जिसमें वो कहता है। और अगला, अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामा नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की थी। ये भी सही है, उसने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में एक नया कर्मचारी नियुक्त किया था, धम्म महामा। तो एक और दो दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनवरी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन बच्चों जनवरी 1934 में नहीं किया गया था, मई 1934 में किया गया था। बहुत से बच्चे 1934 देख करके इस ऑप्शन को करेक्ट कराए हैं, ऐसा नहीं है, मई 1934 में किया गया है। ये कंफ्यूजन के लिए आपको डाल दिया गया था जनवरी 1934। अगला, समाजवाद से सहानुभूति होने के कारण औपचारिक रूप से जवाहरलाल नेहरू इस दल में शामिल हुए। बिल्कुल ये भी गलत है, जवाहरलाल नेहरू इस दल में शामिल नहीं हुए थे। इसका गठन जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि समाजवादियों ने किया था सोशलिस्ट पार्टी का। और ये जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा से प्रभावित थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इस दल में शामिल नहीं हुए। ऐसा ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है। इसलिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसमें क्या है कि ना तो एक ऑप्शन सही है और ना ही दो, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रमानुसार
व्यवस्थित कीजिए। अबुल फजल की हत्या, अबुल फजल की हत्या 1602 में हुई थी। किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला ने। वीर सिंह बुंदेला ने। किसके कहने पर? सलीम के कहने पर। क्योंकि सलीम जो था वो जहां पर अबुल फजल राज कर रहा था, जिस जगह का वो सामंत था, वहां वो हड़पना चाहता था सलीम, इसलिए सलीम के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी। और वीर सिंह बुंदेला कौन है? ये बाद में ओरछा का राजा बना है, आप लोगों ने ओरछा सुना होगा। और जो रानी लक्ष्मीबाई का महल था झांसी में, जिसमें वो निवास करती थी, वो उसका निर्माण भी वीर सिंह बुंदेला के द्वारा भी ही कराया गया था। शेख मुबारक की मृत्यु 1595 में हुई। ये शेख मुबारक अबुल फजल के पिताजी थे। फैजी, फैजी की भी मौत 1595 में हुई। और ये भी अब ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। दनियाल, दनियाल की मृत्यु 1605 में हुई थी। दनियाल की मृत्यु। और दनियाल अकबर का बेटा था और ये शराब की लत के कारण मरा था। अकबर ने बहुत कोशिश की कि इसकी लत छूट जाए, लेकिन वो लत छूटी नहीं और दनियाल की मृत्यु 1605 में हो गई थी। तो इसका जो ऑप्शन है, से पहले शेख मुबारक की मृत्यु हुई, उसके बाद फैजी की मृत्यु हुई, उसके बाद अबुल फजल की हत्या हुई, उसके बाद दनियाल की मृत्यु हुई, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। लील नीतिकों का अगस्त प्रस्ताव, ये अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1942। और क्रिप्स मिशन जो भारत आया था, सॉरी, लील नीतिकों का अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में आया था। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। रामगढ़ का कांग्रेस अधिवेशन 1940 में हुआ था। और कांग्रेसी मंत्रियों का त्यागपत्र 1939 में हुआ था। कांग्रेसी मंत्रियों का त्यागपत्र इसलिए हुआ था क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वार था उसमें इन लोगों से बिना पूछे ही भारत के समर्थन की सहमति दे दी थी, कि मतलब भारत समर्थन कर रहा है ब्रिटिश को। और नीतिकों का अगस्त प्रस्ताव जो आया था वो भी इसी संबंध में आया था। तो इसके लिए जो ऑप्शन होगा, पहले कांग्रेसी मंत्रियों का त्यागपत्र हुआ, उसके बाद रामगढ़ अधिवेशन हुआ, उसके बाद लील नीतिकों का अगस्त प्रस्ताव आया, और उसके बाद क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, यानी कि 4 3 1 2, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। हिंदू पॉलिटी लिखी थी केपी जायसवाल ने। द वंडर दैट वाज इंडिया लिखी थी एल बॉसम ने। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री लिखी थी डी कौशाम्बी ने। और द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। विंसेंट आर्थर स्मिथ वही हैं जिन्होंने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी थी। कोलकाता में इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी थी। इस बार जो पीसीएस का पेपर हुआ है उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत डायनेमिक आए हुए हैं, बहुत ही गहराई से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? हिंदू पॉलिटी लिखी थी केपी जायसवाल ने, यानी कि 3। अब देख लीजिए आपका ए ऑप्शन में 3 नहीं है, सी में 3 नहीं है, यानी कि बचे 2 ऑप्शन। और बी द वंडर दैट वाज इंडिया इन्होंने एल बॉसम ने, तो बी में भी 2, दोनों में 2 2 है। अब देखते हैं हम लोग सी।
सी एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये लिखी थी डीडी कौशाम्बी ने, यानी कि सी में एक होना चाहिए। यहाँ पर दूसरे वाले में 4 है, इसलिए हम लोग एलिमिनेट करते हुए डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं। बिल्कुल, प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह मिलते हैं। बृहस्पति, ताम्रलिप्ति, बड़ौच, कई सारे बंदरगाह जिनका व्याख्यान किताबों में हमें मिलता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, वहां सामान्य यातायात के बड़े गोदाम थे। बिल्कुल सही बात है, बड़े बड़े गोदाम बने हुए थे। तो इसके ऑप्शन जो है 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के निम्नलिखित सेन शासकों को आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जो सेन वंश था ये 1070 से 1230 तक चला था। ठीक, तो सबसे पहले राजा बने थे हेमंत सेन, ये बने थे 1095 से 96 में। उसके बाद बने थे विजय सेन, ये 1096 से 1159। उसके बाद बने थे बल्लाल सेन 1159 से 1179। फिर बने थे लक्ष्मण सेन 1179 से 1204। तो ऑप्शन पहले बने हेमंत सेन, फिर विजय सेन, फिर बल्लाल सेन, फिर लक्ष्मण सेन। 3 4 1 2, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। अभी आपके 2 3 4 क्वेश्चन बच्चों बचे हुए हैं। ये चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने बैरम खां को खाना की उपाधि दी थी। बिल्कुल, अकबर ने बैरम खां को खाना की उपाधि दी थी। और बैरम खां ये अकबर के संरक्षक थे। क्या थे? संरक्षक थे। और जो अकबर की सेना और हेमू के बीच 1556 में पानीपत का युद्ध हुआ था। हेमू और अकबर की सेना के बीच पानीपत का युद्ध हुआ था, उसमें बैरम खां की मुख्य भूमिका थी। और बैरम खां जो थे इनकी हत्या की गई थी। मुबारक खां नाम के एक व्यक्ति ने इनकी हत्या की थी। ये जब मक्का जा रहे थे तो मुबारक खां नाम के एक व्यक्ति ने इनकी हत्या की थी, क्योंकि मुबारक खां के पिताजी को इन्होंने माछीवाड़ा के युद्ध में मार दिया था, पानीपत के द्वितीय युद्ध में। अकबर की सेना का सेनापति था बैरम खां। यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के रूप में नहीं दी गई। बिल्कुल सही है, ये वजीर के रूप में नहीं दी गई थी। इसका मतलब ये वजीर के रूप में ही दी गई थी, तो इसलिए इसका ऑप्शन केवल 1 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए तथा कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा थे। उसके बाद बालाजी बाजीराव 8वें पेशवा थे। रघुनाथ राव 11वें पेशवा थे। और नारायण राव 10वें पेशवा थे। तो अब आप व्यवस्थित कर लीजिए। 4 पहले पेशवा, फिर 2 8वें पेशवा, फिर 3 10वें पेशवा, 11वें पेशवा। इसका आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देवल भट्ट जो थे, इन्होंने
इन्होंने लिखी थी स्मृति स्मृति चंद्रिका लिखी थी। माधवाचार्य ने लिखी थी पराशर माधव। हेमाद्रि ने लिखी थी चतुर्वर्ग चिंतामणि। बल्लाल सेन ने लिखी थी दान सागर। तो इसका ऑप्शन जो है ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, 4 3 2 1, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया था। भारत में तुर्की आक्रमण सफल हुआ, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। बिल्कुल सही ऑप्शन है। और भारत में तुर्की आक्रमण किया था महमूद। तुर्की आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने। और तुर्क वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बच्चों आज का ये पेपर हिस्ट्री का जो एनालिसिस था वो हमने सेगमेंट सॉल्व कर दिया। अब आप लोगों के बीच हम अगला सेगमेंट लेके प्रस्तुत होंगे, लेकिन आप लोगों के बीच में हम जो है 2 लाइन लेके आए हैं जो आप लोगों के बीच में हम रखना चाहेंगे और इसी तरह की क्लास हम लोग आगे करते रहेंगे। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, किसी भी ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जीवन में धैर्य, दृढ़ विश्वास, कठोर परिश्रम, अनुशासन का होना आवश्यक है। आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कठोर परिश्रम जीवन में हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। धैर्य जीवन में बहुत जरूरी है, धैर्य की आवश्यकता हमें दिन प्रतिदिन पड़ सकती है। बाकी अगली क्लास में हम लोग पॉलिटी के सेगमेंट को कवर करेंगे। धन्यवाद बच्चों।